नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम लोक भारती 9वीं कक्षा का चौथा पाठ किताबें कविता पढ़ेंगे, जिसे गुलजार जी ने रचा है। गुलजार जी का जन्म 18 अगस्त 1936 में दीना, झेलम जिला, पंजाब, स्वतंत्रता पूर्व भारत में हुआ। आज़ादी के पहले का भारत ये था और अभी ये जगह पाकिस्तान में है। परिचय: गुलजार जी का मूल नाम संपूरन सिंह कालरा है। माता पिता का दिया हुआ नाम संपूरन सिंह कालरा है। आप एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार हैं, मतलब सर्वगुण संपन्न हैं। प्रमुख कृतियाँ इनकी जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार हैं: चौरस रात, लघु कथाएँ, छोटी छोटी कहानियों की पुस्तकें हैं। रावी पार, कथा संग्रह, कहानियों का संग्रह है। रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात पश्मीने की, कविता संग्रह, ये इनकी कविताओं की पुस्तकें हैं। खराशे, कविता कहानी का कोलाज, ये जो पुस्तक है इसमें कविताएं भी हैं और कहानियाँ भी हैं। पद्य संबंधी, नई कविता, ये जो किताबी कविता है वो नई कविता है, तो देखते हैं नई कविता क्या होती है। आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा है। यहाँ नई कविता के बारे में बताया जा रहा है कि आज के माहौल में या वातावरण में जो दुख है उसको पूरी विभिन्नता के साथ कला में या अपनी रचनाओं में व्यक्त जब किया जाता है, प्रकट किया जाता है, तो उस काव्यधारा को या उस कविता को हम नई कविता कहते हैं। तो इस कविता में क्या है, यहाँ पर प्रस्तावना दी गई है। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्यों के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। मार्मिक मतलब मन को छूने वाले या दिल को छूने वाले। ये कविता उन्होंने जो प्रस्तुत की है, इसको पढ़कर ये कविता हमारे दिल तक असर करेगी। अर्थात यहाँ पर उन्होंने जो पुस्तकों से एक मनुष्य का रिश्ता था वो किस प्रकार से कंप्यूटर या संगणक के कारण दूर होते जा रहा है और किस प्रकार से मनुष्य की जो रुचि है वो पुस्तकों से दूर होती जा रही है, इसको बड़े ही दिल को छूने वाले अंदाज में प्रस्तुत किया है। तो चलिए हम कविता देखते हैं। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। अब झांकना मतलब होता है झांकना मतलब होता है छिपकर देखना, और अलमारी को जिसको आप अंग्रेजी में कबोर्ड बोलते हैं, और हसरत मतलब इच्छा या कामना, तकती मतलब ताकना या देखना। अब यहाँ गुलजार जी कह रहे हैं कि जो किताबें लोग प्रतिदिन पढ़ा करते थे, किताबों से लोगों को बड़ा प्रेम हुआ करता था, किताबें लोगों की शान हुआ करती थी, लोगों के घरों में किताबें बड़े सलीके से सजाई रहती थी। जो मेहमान आते थे वो भी किताबों के संग्रह को देखकर बड़े खुश हो जाते थे, और एक इंसान का जो बड़ा रूप है वो किताबों से पता चलता था। अब क्या हो गया है, वही किताबों को लोगों ने क्या किया है, अपने अलमारी में बंद कर दिया है। अर्थात लोग अब किताबों को पढ़ते ही नहीं, अलमारी में बंद करके रख दिए हैं। अब किताबें जो हैं वो अलमारी में बंद हो गई हैं। तो कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किताबें अलमारी के शीशों से, शीशा मतलब आईना, जो ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी जो कांच लगा होता है, वहाँ से छिपकर देखती हैं, बड़ी हसरत से तकती हैं, बड़ी इच्छा या कामना से देखती हैं। वो चाहती हैं कि उनका पढ़ने वाला जो प्रेमी है वो उन्हें बाहर निकाले और पढ़े। इसीलिए किताबें अलमारी के बंद शीशों से छिपकर देख रही हैं और बड़ी कामना या इच्छा से ताक रही हैं या देख रही हैं। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी। सोहबत मतलब संगत या साथ। अब किताबें यहाँ अपने दर्द को प्रकट कर रही हैं कि जो व्यक्ति उन्हें
रोज लेकर पढ़ा करता था। अब उससे किताबों की महीनों महीनों मुलाकातें नहीं होती। मतलब वो व्यक्ति जो किताबें पढ़ा करता था अब उन किताबों को हाथ ही नहीं लगाता। कई कई महीने ऐसे ही बीत जाते हैं, किताबों को वो हाथ ही नहीं लगाता था। और एक समय था जब लोगों की शामें शामें मतलब शाम का समय किताबों की सोहबत में या साथ में कटा करती थी। लोग शाम के समय चाय पीते हुए या ऐसे ही बैठकर किताबें पढ़ा करते थे। लोग रात को भी किताबें पढ़ते पढ़ते सो जाया करते थे। लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि कोई किताबों को हाथ नहीं लगा रहा है। लोग किताबों को अपनी अलमारी में बंद करके रख दे रहे हैं और कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो किताबें छिप कर अलमारी के शीशों से बड़ी इच्छा से देख रही हैं और वो कह रही हैं कि अब तो कई महीनों तक मुलाकातें नहीं होती हैं। और एक समय था कि रोज़ पढ़ने वाले के साथ में किताबों का समय बीता करता था या व्यतीत हुआ करता था। अब अक्सर अब यहाँ कवि आगे छोड़ दे रहे हैं कि क्यों ये हो रहा है। अब अक्सर अक्सर मतलब अधिकतर अधिकतर ऐसा क्यों होते जा रहा है। आगे की पंक्तियों में उन्होंने बताया है, गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थीं कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थीं। गुजर जाना मतलब बीत जाना, बेचैन रहना मतलब परेशान होना, और कदरें मतलब मूल्य या मायने या मानवीय गुण कह सकते हैं या नैतिक मूल्य या अंग्रेजी में मोरल वैल्यूज़ कह सकते हैं। सेल मतलब कोशिका जिससे हमारा शरीर बना हुआ है, और कदरें मतलब मूल्य या जीवन मूल्य। तो कवि यहाँ इन कविता की पंक्तियों में कह रहे हैं कि जो शामें या जो शाम का समय अक्सर पुस्तकों के साथ या किताबों के साथ बीता करता था, अब कंप्यूटर के आ जाने पर वो समय कंप्यूटर के पर्दों पर बीतने लगा है। अर्थात अब लोग कंप्यूटर के स्क्रीन पर ही देख रहे हैं। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें। अब किताबों को कोई पूछ ही नहीं रहा है, इस वजह से किताबें बड़ी बेचैन या परेशान रहती हैं। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। अब किताबों को नींद में चलने की आदत हो गई है। अर्थात अब किताबें कवि को कभी कभी सपनों में दिखाई दे देती हैं। जिन किताबों को कवि रोज़ पढ़ा करते थे, अब वो किताबें सिर्फ सपनों में ही कभी कभी दिखाई देती हैं। जो कदरें वो सुनाती थीं, किताबों को पढ़ने से जो हमें जीवन मूल्य मिलते थे, एक दूसरे के साथ प्यार से रहना, आत्मीय संबंध बनाए रखना, बड़ों का आदर करना, सत्कार करना, तो ये सारे मानवीय गुण जो हमें किताबों को पढ़ने से मिलते थे और जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, उन किताबों के जो सेल थे, जो हमारे शरीर की कोशिका या सेल होते हैं जो मरते रहते हैं, बनते रहते हैं, लेकिन जो किताबों के सेल या जो मानवीय मूल्य थे वो कभी मरती नहीं थी। वो ज़िंदगी भर लोगों को अच्छी सीख देते रहती थी। वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में, लेकिन वो जो जीवन मूल्य थे वो अब घर में नज़र ही नहीं आती हैं, क्योंकि लोग किताबें पढ़ते ही नहीं हैं। जो रिश्ते वो सुनाती थी और आपसी संबंध, आपसी रिश्ता जो लोगों में बनाती थी, वो भी अब घर में नज़र नहीं आता। आप उदाहरण के तौर पर अपने घर में देखिए, हर किसी के पास मोबाइल है या कंप्यूटर है, तो सब कोई अपने अपने कंप्यूटर या मोबाइल के पर्दे पर व्यस्त है। आपसी जो संबंध हैं, एक दूसरे के दुख दर्द को बांटना, एक दूसरे से प्यार से बातें करना, वो सब कुछ अब समाप्त होते जा रहा है। तो किताबों के माध्यम से जो हमें सीख मिलती थी, जीवन में किस प्रकार से रहना है, कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना है, सुखी जीवन कैसे जीना है, वो सब कुछ अब समाप्त होते जा रहा है, क्योंकि अब हम किताबें पढ़ते ही नहीं हैं। इसीलिए हमें जीवन मूल्य अभी मिल ही नहीं रहा है। इसीलिए घरों में भी ये जीवन मूल्य हमें दिखाई नहीं देते हैं। अब आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है, कई लफ्ज़ों के माने गिर पड़े हैं,
बिन पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। यहाँ कवि कह रहे हैं कि किताबों और मनुष्यों के बीच में जो रिश्ता था, किताबें मनुष्यों को जीवन मूल्य जो सिखाती थी, अब किताबें न पढ़ने के कारण वो रिश्ते समाप्त हो चुके हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं वह सारे उधड़े उधड़े हैं। उधड़ना मतलब जिसकी सिलाई टूट जाना और अलग अलग हो जाना, तो यहाँ पर होगा संबंध टूटना। यहाँ कवि कह रहे हैं कि वो सारे संबंध जो मनुष्यों के किताबों से थे वो टूट चुके हैं। कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। सिसकी मतलब होता है धीरे धीरे रोना, और सफ़ा मतलब होता है पन्ना या पेज। और जब किताबों के पन्ने जब पलट रहे हैं कवि, तब किताबों से सिसकी निकल रही, किताबें रो रही हैं, मतलब वो अपनी दयनीय स्थिति को, बुरी हालत को बता रही हैं कि कोई उन्हें पढ़ने वाला नहीं है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं। मानी मतलब होता है अर्थ। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि किताबों में शब्दों के जो अर्थ होते थे वो गिर पड़े हैं, अर्थात पन्नों से कई शब्दों के अर्थ फटकर गिर गए हैं। यहाँ कवि ये भी कहना चाहते हैं कि अब किताबें कोई पढ़ता ही नहीं है, तो किताबों के अंदर जो बहुमूल्य अनमोल शब्द हैं वो अब किसी काम के नहीं रहे, अब उनके कोई अर्थ नहीं रहे। बिन पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज। टुंड मतलब ठूंठ। ठूंठ ऐसे पेड़ को कहते हैं जिस पे पत्तियां ही नहीं होती हैं। और अल्फाज मतलब शब्द। अब जो किताबों के शब्द हैं वो टुंड के जैसे लग रहे हैं, अर्थात ठूंठ के जैसे लग रहे हैं। ठूंठ पेड़ तो है लेकिन पत्ते नहीं हैं, तो वो पेड़ किसी काम का नहीं। उसी प्रकार से जो किताबों के अंदर जो शब्द हैं वो अब लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो किसी काम के ही नहीं हैं, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। मानी मतलब अर्थ, कि अब उस किताबों में जो शब्द हैं उनका कुछ अर्थ ही नहीं रहा, कुछ मतलब ही नहीं रहा। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि किताबों से मनुष्यों के जो संबंध टूट गए हैं उसके बाद क्या हालत हो गई है उस स्थिति को यहाँ पर बताया है। अब आगे हम पढ़ते हैं। जुबां पर जो जायका आता था जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राबता था कट गया है। जुबां पर जो जायका आता था जो सफ़ा पलटने का। जुबां मतलब जीभ, जायका मतलब स्वाद, सफ़ा मतलब पन्ना या पेज। जिस प्रकार से हम पुस्तकों के पन्नों को पलटने के लिए अपनी उंगलियों को जीभ पर रखकर थूक लगाकर आसानी से पलट देते हैं, उसी बात को कवि यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब किताबों के पन्ने पलटते थे तो हमारी जुबान पर उन शब्दों के स्वाद आ जाते थे, अर्थात पन्ने पलटने से हमारे अंदर एक सुखद एहसास आता था। अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है, लेकिन संगणक या कंप्यूटर के आ जाने से क्या हो गया है कि ये क्लिक करने से झपकी मारते ही बहुत सारे पन्ने अपने आप से खुल जाते हैं, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता है। बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर। तह बतह मतलब परत दर परत या एक के बाद एक पन्ने, और पर्दा मतलब कंप्यूटर की स्क्रीन या कंप्यूटर का पर्दा, कि अपने आप से अभी कंप्यूटर पे एक एक पन्ने खुद से ही खुलते चले जा रहे हैं, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। अर्थात कवि यहाँ कंप्यूटर की वजह से जो हमें सुविधा हो रही है वो भी बताना चाह रहे हैं कि पर्दे पर पढ़ना आसान हो जाने से किताबों के पन्ने पलटने की ज़रूरत ही हम महसूस नहीं करते। किताबों से जो जाति राबता था कट गया है। जाति मतलब निजी या व्यक्तिगत, राबता मतलब संपर्क या संबंध भी कह सकते हैं, कि किताबों से जो हमारा एक निजी संबंध था, लगाव था, वो अब खत्म हो चुका है। कंप्यूटर की सुविधाओं की वजह से अब हम किताबों को भूलते जा रहे हैं। आगे देखिए,
कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे। छूते थे जबी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे। सीना मतलब छाती। तो जब कभी हम किताबों को पढ़ते पढ़ते थक जाते थे तो उसे सीने पर रख कर लेट जाते थे। कभी गोदी में लेते थे। गोदी मतलब गोद। कभी पुस्तकों को या किताबों को गोदी में रख कर पढ़ते, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर। रिहल ठावनी को कहते हैं जिस पे धर्म ग्रंथ या कुछ पुस्तकें रखकर पढ़ी जाती हैं। तो कभी हम क्या करते थे, घुटनों को रिहल बनाकर उस पर रख कर पढ़ते थे। नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से। नीम सजदा मतलब माथा टेकना होता है और जबी मतलब होता है माथा। तो कभी हम क्या करते थे, जिस तरह से भगवान के सामने हम सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं उसी प्रकार किताबों को भी हम माथे से लगाकर उसके प्रति सम्मान प्रकट करते थे, क्योंकि किताबें हमें ज्ञान देती थी, हमें ज्ञान की रोशनी से भर देती थी। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। इल्म मतलब ज्ञान और आइंदा मतलब भविष्य में। ज्ञान तो आगे भी बहुत सारे माध्यमों से हमें मिलता रहेगा, लेकिन किताबों से जो हमारा आपसी रिश्ता था, उससे जो आनंद खुशी मिलती थी, वो शायद अब हमें कभी नहीं मिलेगी। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे। यहाँ कवि कह रहे हैं, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के। रुक्के मतलब चिट्ठी, कि जो हमारे प्रिय व्यक्ति हमें फूल और चिट्ठी, महकी हुई खुशबूदार चिट्ठी देते थे, वो हम किताबों में रख दिया करते थे। और जब भी किताबें हम खोलते थे तो वो सूखे हुए फूल और चिट्ठी जो हैं हमारे आपसी संबंधों को बताया करती थी। किताबें गिरने और उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। किसी की किताब गिर गई तो किसी ने उठाकर उसकी मदद कर दी, तो इससे दोस्ती का रिश्ता भी बन जाता था, प्रेम संबंध भी बन जाते थे। तो अब किताबें जब लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं, उसका उपयोग ही नहीं कर रहे हैं, तो ये सब कैसे अब होगा, उनका क्या होगा, वो शायद अब कभी नहीं होंगे। ये रिश्ते अब शायद कभी नहीं बनेंगे, क्योंकि अब लोगों का पुस्तकों से रिश्ता टूटते जा रहा है। अब हम स्वाध्याय की तरफ बढ़ेंगे। पाठ के आंगन में पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। क, पाठ के आधार पर वाक्य पूर्ण कीजिए। पहला है, किताबों की अब बनी आदत, उत्तर होगा नींद में चलने की। दूसरा, किताबें जो रिश्ते सुनाती थी, इसका उत्तर होगा जिनके सेल कभी मरते नहीं थे। ख, कविता में प्रयुक्त उर्दू शब्द तथा उनके अर्थ। यहाँ पर उर्दू शब्द और उनके अर्थ लिखे गए हैं। ग, किताबें यहाँ रखते थे, घुटनों पर, सीने पर, गोदी में, माथे से लगाकर। अगला प्रश्न गृह कार्य का है, कविता का भावार्थ लिखिए। भावार्थ मतलब होता है कि अर्थ के साथ साथ में कवि हमें जो भाव समझाना चाहते हैं, जो ज्ञान देना चाहते हैं, तो वो भी हमें लिखना है, उसे भावार्थ कहते हैं। तो यहाँ मैं पूरी कविता का भावार्थ गृह कार्य में लिखने के लिए दे रही हूँ, क्योंकि परीक्षा में 2 अंक के लिए भावार्थ के प्रश्न पूछे जाते हैं और वो कविता की किन्हीं भी पंक्तियों से, किसी भी पंक्तियों से आ सकते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा बिंदु मतलब व्याकरण। शब्द युग्म पूरे करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। शब्द युग्म 2 शब्दों के जोड़ों को कहते हैं जो योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं। कभी कभी वो एक जैसे ही शब्द होते हैं, कभी कभी विरुद्धार्थी होते हैं, कभी कभी अलग होते हैं, कभी कभी ऐसे भी शब्द होते हैं जिनमें पहले शब्द का अर्थ होता है, दूसरे का कोई अर्थ नहीं होता है। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। घर का शब्द युग्म घर ही होगा। उधड़े, उधड़े, भला, बुरा, प्रचार, प्रसार, भूख, प्यास, भोला, भाला। यहाँ पर मैंने वाक्य भी दे दिए हैं, आप अपने मन से वाक्य लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं।
यहाँ स्वाध्याय या पाठ के आंगन में जो कुछ कृतियाँ और व्याकरण करवाया गया है उसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। धन्यवाद।